नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट स्टडी में। मैं हूं आशीष। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान में ऊतक टिश्यू के बारे में, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम टिश्यू ऊतक शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विचंड ने किया था। सबसे पहले ऊतक शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विचंड ने किया था। टिश्यू शब्द का विकास एक लैटिन शब्द टेक्चर से हुआ है। टेक्चर का अर्थ है बुनना। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी से संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपिगी ने की थी, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। इस शाखा का हिस्टोलॉजी नामकरण मायर नामक विद्वान ने किया था। तो सबसे पहले टिश्यू शब्द का प्रयोग, ऊतक शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विचंड ने किया था। और ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी से संबंधित सबसे पहले अध्ययन मार्सेलो मेलपिगी ने किया था, इसीलिए मार्सेलो मेलपिगी को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। और हिस्टोलॉजी नामकरण मायर नामक विद्वान ने किया था। आखिर टिश्यू होता क्या है, इसके बारे में जानते हैं। समान कोशिकाओं का समूह जो किसी विशेष कार्य करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं, उन्हें ऊतक कहा जाता है। कई सारी एक समान कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। दिए गए चित्र में कई सारी कोशिकाएं दिखाई गई हैं, जिससे कोशिकाओं का समूह बनता है। वो समूह ऊतक का निर्माण करता है। अब ऊतक के प्रकार के बारे में जानते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं जंतु ऊतक, जिन्हें एनिमल टिश्यू कहा जाता है। दूसरा होते हैं पादप ऊतक, जिन्हें प्लांट टिश्यू कहा जाता है। कोशिका से ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग का निर्माण होता है, अंग से अंग तंत्रों का निर्माण होता है, और अंग तंत्र मिलकर जीव का निर्माण करते हैं। तो जंतु ऊतक के प्रकार के बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। पहला है उपकला ऊतक, जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहा जाता है। दूसरा है पेशीय ऊतक, जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। तीसरा है संयोजी ऊतक, जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। चौथा है तंत्रिका ऊतक, जिसे नर्वस टिश्यू कहा जाता है। आइए अब एक एक करके इन चारों ऊतकों के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उपकला ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। उपकला ऊतक हमारे शरीर की बाहरी और भीतरी परत बनाने का काम करता है। जो हमारे शरीर की आंतरिक और बाहरी परत होती हैं, वो उपकला ऊतक से मिलकर बनती हैं। उपकला ऊतक शरीर की खुली जगहों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो हमारे शरीर की खुली जगह होती हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य उपकला ऊतक ही करता है। उपकला ऊतक शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिनकी सतह खुली हो और जिस सतह को बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। शरीर की ऐसी सतह जिन्हें भारी पदार्थों से नुकसान होने की संभावना रहती हैं, वहां पर उपकला ऊतक पाए जाते हैं। हमारी त्वचा, जिसे स्किन कहा जाता है, उपकला ऊतक से मिलकर ही बनती है। हमारी त्वचा जो होती है ना, वो उपकला ऊतक से ही मिलकर बनती है। उपकला ऊतक की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उपकला ऊतक ठंड से बचाने का काम करता है। सुंदरता भी उपकला ऊतक प्रदान करता है। उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू चोटों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। अच्छा, जो त्वचा होती है उसमें झुर्रियाँ क्यों पड़ती हैं? इसका कारण यह है कि जब हमारे शरीर में उपकला ऊतक की कमी हो जाती है तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उपकला ऊतक ठंड से बचाने का भी काम करता है। और जब उपकला ऊतक की कमियां हो जाती हैं
तो चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, जिससे बुढ़ापा दिखने लगता है। उपकला ऊतक की कमी से व्यक्ति में बुढ़ापा जल्दी दिखने लगता है। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल सिल्की उपकला, दूसरा है स्तरित उपकला, तीसरा है स्तंभाकार उपकला, चौथा है घनाकार उपकला। अब एक एक करके चारों के बारे में पढ़ते हैं। पहला है सरल सिल्की उपकला। सरल सिल्की उपकला ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं और ये अत्यधिक पतली और कोमल सतह का निर्माण करती हैं। सरल सिल्की उपकला ऊतक की कोशिकाओं के केंद्रक भी चपटे होते हैं। जो सरल सिल्की उपकला ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं होती हैं वो चपटी होती हैं और इसके द्वारा एक कोमल सतह का निर्माण होता है। जो सरल सिल्की उपकला ऊतक की कोशिकाओं के केंद्रक भी होते हैं वे भी चपटे होते हैं। इनके उदाहरण देख लेते हैं अब। जैसे शरीर की बाहरी सतह पर त्वचा सरल सिल्की उपकला ऊतक का उदाहरण है। जो शरीर की बाहरी सतह पर त्वचा होती है हमारी ये त्वचा, वह सरल सिल्की उपकला ऊतक का उदाहरण है। रक्त नलिकाओं की दीवार भी सरल सिल्की उपकला ऊतक की बनी होती है। फेफड़ों के अंदर जो वायुकोश होते हैं वे भी सरल सिल्की उपकला ऊतक के बने होते हैं। फेफड़ों के अंदर गुब्बारे नुमा संरचना होती है। जब हम सांस लेते हैं तो इसी में हवा भर जाती है। इन्हें वायुकोश कहा जाता है। जो ग्रास नली होती है वह भी उपकला ऊतक की बनी होती है। अब आगे देखते हैं स्तरित उपकला ऊतक के बारे में। स्तरित उपकला ऊतक कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई एपिथेलियम परतें उपस्थित होती हैं। स्तरित उपकला ऊतक कोशिकाएं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसीलिए इसे स्तरित उपकला कहा जाता है। जो स्तरित उपकला ऊतक होता है वो हमारी त्वचा को कटने फटने से बचाता है और ये कोशिकाएं होती हैं एक पैटर्न में उपस्थित होती हैं, इसीलिए इन्हें स्तरित उपकला कहा जाता है। अगला है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला घनाकार उपकला होता है वह घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। जो घनाकार होता है वह जो घनाकार उपकला होता है वह घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। घनाकार उपकला का मुख्य कार्य स्त्राव और अवशोषण करना है। इसके उदाहरण हैं लार ग्रंथियों में घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। गुर्दे की नलिकाओं में घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। वृषण और अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में घनाकार उपकला का प्रयोग किया जाता है। याद रखने वाली चीज़ है, जहाँ भी स्त्राव देखने को मिलेगा वहाँ पर घनाकार उपकला ऊतक ही पाया जाएगा। तो घनाकार उपकला ऊतक कहाँ कहाँ मिलता है? लार ग्रंथियों में, गुर्दे की नलिकाओं में, वृषण और अंडाशय ग्रंथियों के निर्माण में यहाँ घनाकार उपकला मिलता है। आगे देखते हैं। जैसे लार ग्रंथियों से लार का स्त्राव, गुर्दे की नलिकाओं से स्त्राव, वृषण और अंडाशय से स्त्राव। अगला है स्तंभाकार उपकला। स्तंभाकार उपकला लंबी और पतली कोशिकाओं के स्तर का बना होता है। जो स्तंभाकार उपकला होता है स्तंभ की तरह लंबा और पतली कोशिकाओं का बना होता है। स्तंभाकार उपकला की सतह पर माइक्रोबेली पाए जाते हैं। जो स्तंभाकार उपकला होता है उसकी सतह पर माइक्रोबेली पाए जाते हैं। माइक्रोबेली का मतलब है उंगली नुमा संरचना। जहाँ पर भी उंगली नुमा संरचना पाई जाती है वहाँ पर स्तंभाकार उपकला ही पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं अमाशय की लाइनिंग में, परतों में और छोटी आंत में
स्तंभाकार उपकला पाए जाते हैं। तो हमने उपकला ऊतक में पढ़ा है सरल सिल्कली उपकला के बारे में, स्तरित उपकला के बारे में, स्तंभाकार उपकला के बारे में और घनाकार उपकला के बारे में। अब हम ऊतक के अगले प्रकार पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए, पेशीय ऊतक जिसे मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, वे ऊतक हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की मांसपेशियां बनी होती हैं। पेशीय ऊतक लंबी और पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। पेशीय ऊतक संकुचन के गुण के कारण अंगों में गतिविधि प्रदान करता है। पेशीय ऊतक में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है। इस प्रोटीन को संकुचनशील प्रोटीन कहा जाता है। इसी के संकुचन और स्थिलन से गति उत्पन्न होती है। पेशीय ऊतक होता है जंतु की जो मांसपेशियां होती हैं वो पेशीय ऊतक की बनी होती हैं। पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है। पेशीय ऊतक में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन को संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। अब पेशीय ऊतक के प्रकार के बारे में देखते हैं। पेशीय ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय पेशीय ऊतक, जिसे कंकालीय पेशीय ऊतक भी कहा जाता है और उसे स्वच्छित पेशीय ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है अरेखीय पेशीय ऊतक, जिसे चिकनी पेशीय ऊतक या अस्वच्छित पेशीय ऊतक के नाम से जाना जाता है। तीसरा है हृदय पेशीय ऊतक। अब आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। पहला है रेखीय पेशीय ऊतक अथवा कंकालीय पेशीय ऊतक या स्वच्छित पेशीय ऊतक। रेखीय पेशीय ऊतक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार और एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय ऊतक कहते हैं। जो रेखीय ऊतक की कोशिकाएं होती हैं इनका आकार बेलनाकार होता है और ये एक रेखाओं के जैसे दिखने में लगती हैं, इसीलिए इन्हें रेखीय ऊतक कहा जाता है। जो रेखीय ऊतक होते हैं वो हमेशा हड्डियों से जुड़े रहते हैं, इसीलिए इन्हें कंकाली पेशीय ऊतक कहा जाता है। रेखीय, कंकालीय या स्वच्छित पेशीय ऊतक हमेशा हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर को गति करने में सहायता प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाल कोशिका या कंकाल पेशीय ऊतक कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है ये वहाँ पाई जाती हैं, इसीलिए इन्हें स्वच्छित ऊतक कहा जाता है। शरीर के जो भी अंग जिन पर हमारा नियंत्रण होता है वहाँ पर ये ऊतक पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वच्छित ऊतक कहा जाता है। स्वच्छित मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने वाले ऊतक। इसके उदाहरण हैं ये पेशियाँ मुख्य रूप से हाथ, पैर, गर्दन एवं अन्य अंगों में जिन पर हमारा नियंत्रण होता है में पाई जाती हैं। आगे देखते हैं अरेखित, चिकनी या अस्वच्छित पेशी ऊतक। ये लंबी एवं पतली होती हैं और इन पेशियों पर रेखाएं या धारियां नहीं होती हैं, इसीलिए इन्हें अरेखित पेशी कहते हैं। अरेखित पेशी होती हैं ये लंबी एवं पतली होती हैं, लेकिन इन पेशियों के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार की धाराएं नहीं पाई जाती हैं। धाराएं ना पाए जाने के कारण इन्हें अरेखित पेशी कहा जाता है। इनका संकुचन हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है। कहने का मतलब यह है कि इन पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं घुमा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार इनका मूवमेंट नहीं करा सकते हैं, इसीलिए इन्हें अस्वच्छित पेशी कहा जाता है।
शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है वे अस्वच्छित पेशी के बने होते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे आहार नाल, ग्रास नली में भोजन का प्रभाव और शरीर के भीतरी अंगों का कार्य करना। जो हमारे शरीर के भीतरी अंग होते हैं जैसे हमारा हृदय हो गया, आहार नली हो गई और श्वसन तंत्र हो गया, इन पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। ये अपने अनुसार कार्य करते हैं, इसीलिए इन पेशियों को अस्वच्छित पेशी कहा जाता है। अगली है हृदय पेशी। हमारा हृदय पेशियों का बना होता है। जो हमारा हृदय होता है ना, वो हृदय पेशी का बना होता है। यह हृदय के अंदर होती हैं। जो हृदय पेशी होती हैं हृदय के अंदर होती हैं और इन हृदय पेशियों की क्रिया अनैच्छिक होती है। जो हृदय पेशी होती है इनकी भी क्रिया अनैच्छिक होती है। इन पेशियों के ऊपर भी हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। अगला पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यू कहा जाता है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि तंत्रिका ऊतक कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में और तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक शरीर की कई गतिविधियों के समन्वय और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो तंत्रिका ऊतक होता है वो शरीर की कई गतिविधियाँ होती हैं उनको नियंत्रण करने का कार्य करता है। तंत्रिका ऊतक संवेदनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक भेजने का काम करता है। जो तंत्रिका ऊतक होता है उसके द्वारा हमारे शरीर में की जो संवेदनाएं होती हैं, जो मैसेज होते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाए जाते हैं। तंत्रिका ऊतक की जो कोशिका होती है उसको न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है। जो न्यूरॉन होती है वो तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई होती है। इसके उदाहरण हैं मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं, इन्हें नर्व कहती हैं। तो हमने ऊतक के बारे में पढ़ा, ऊतक के प्रकार के बारे में पढ़ा, ठीक है, और ऊतक के क्या कार्य होते हैं, ऊतक का क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी ली। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी ही लगी होगी। जय हिंद।